एक बार एक नौजवान शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला कि मुझे 5 वर्ष हो गए ध्यान करते हुए, लेकिन अभी भी मेरा मन अशांत रहता है। अभी भी मुझे अत्यधिक क्रोध आता है, जेलसी होती है। अभी भी मेरा अहंकार बहुत ज़्यादा है। अपने आसपास के लोगों से मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगता, ना मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे अंदर कोई प्रेम भाव नहीं है। तो मैं क्या करूँ? वो अपने गुरु से पूछता है कि मैं क्या करूँ? अब मैं ध्यान तो कर रहा हूँ, लेकिन उस ध्यान करते हुए नकारात्मक विचार इतने ज़्यादा आते हैं, और मैं जितना उनसे लड़ने की कोशिश करूं, उनको दबाने की कोशिश करूं, ये कोशिश करूं कि मैं कुछ भी नकारात्मक, कुछ भी नेगेटिव ना सोचूं, तो विचार और तेज़ी से आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या किया जाए इस समस्या का? तो गुरु ने उसकी बात सुनी और गुरु ने कहा कि अब एक काम करो, एक नई तरीके से ध्यान करो। कल जब तुम ध्यान में बैठोगे तो अपने पास 2 कटोरियां रखना और 2 रंग के पत्थर, सफ़ेद और काले, अपने सामने रखना। जितनी बार अच्छा विचार आए, एक साइड पे जो कटोरी पड़ी है उसमें सफ़ेद पत्थर डाल देना, और जितनी बार नेगेटिव, नकारात्मक विचार आए, उसको अपने काला पत्थर पकड़ के राइट की कटोरी में डाल देना जो तुम्हारे इस साइड पर है। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो अगले दिन उसने ये विधि करना शुरू करी। तो पहले तो क्या होता था कि बस जो राइट साइड में कटोरी थी वो काले पत्थरों से भरी होती थी, और कोई एक आध पत्थर इधर उधर लेफ्ट कटोरी में जाता था। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते थे। फिर वो परेशान, फिर वो भागा गुरु के पास, ये तो फिर वही हो रहा है। तो गुरु ने कहा बस करते रहो, बस करते रहो। तुम्हारा काम है सिर्फ पत्थर उठा के इधर से उधर डालना। अगर अच्छा विचार आए सफ़ेद पत्थर, खराब विचार आए काला पत्थर। तो भाई शिष्य ने कहा कि ठीक है, गुरु कह रहे होंगे तो कोई कोई बात होगी इसमें। तो उसने गुरु की बात मानी। ऐसे ही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करते करते 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद उसने एक परिवर्तन पाया। उसने ये देखा कि धीरे धीरे जो कटोरा लेफ्ट साइड पे पड़ा था उसमें कुछ कुछ सफ़ेद पत्थर आने शुरू हो गए, और काले पत्थर उस साइड पर ही थे जैसे थे। फिर जैसे जैसे और समय बीतता गया, उसने ये देखा कि सफ़ेद पत्थर लेफ्ट साइड पे बढ़ने लग गए, लेकिन काले पत्थर भी राइट साइड पर थे। और जैसे जैसे और समय बीतता गया, उसने ये पाया कि सफ़ेद पत्थर और काले पत्थर बराबर की मात्रा में दोनों साइड पर जमा होने लग गए। और जब ऐसा हुआ तो उसने अपने आप को एक बहुत ही शांत अवस्था में पाया। उसने ये देखा कि ये जो दोनों पत्थर हैं, सफ़ेद पत्थर और काले पत्थर, ये जो दोनों विचार जैसे भी उठ रहे हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, अब इस शिष्य को कोई ऐसी
ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसी जल्दी नहीं थी कि बुरे विचार ना आए या फिर अच्छे विचार और आए। तो दोनों साइड पे जब पत्थर बराबर में आने लग गए तो उसका ध्यान ही उस चीज़ से हट गया। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि काले पत्थर हैं या सफ़ेद पत्थर हैं। किसी किसी दिन काले पत्थर ज़्यादा होते थे, किसी किसी दिन सफ़ेद पत्थर ज़्यादा होते थे। लेकिन उसने अपने आप को एक शांत अवस्था में पाया। तो हुआ क्या, ये कार्य करते करते कहीं ना कहीं उसने अपनी जो पहचान जो उसकी सोच के साथ बनी हुई थी कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो जो सारी सोच थी उससे उसका ध्यान हटने लग गया। उसने देख लिया कि ये चीज़ें बार बार हो रही हैं और एक तरह से ये साइकिल की तरह रिपीट हो रही हैं कि कभी अच्छा विचार आएगा, कभी बुरा विचार आएगा। तो ये एक पैटर्न सा है। तो उसने उस पैटर्न को समझ लिया। अब जब उस पैटर्न को समझ लिया तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सफ़ेद पत्थर था या काला पत्थर था। जब अच्छे विचार भी बहुत ज़्यादा आते थे और बुरे विचार नहीं आते थे तब भी उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। कोई वो बहुत ज़्यादा खुश या उत्तेजित नहीं होता था कि अरे देखो कितने अच्छे विचार आ रहे हैं। और जब काले विचार ज़्यादा होते, काले पत्थर ज़्यादा होते थे, बुरे विचार ज़्यादा आते थे, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब भी वो देखता था कि चलो ठीक है, ये भी आते रहते हैं बीच बीच में। तो एक तरह से एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जहाँ पे एक स्वीकृति थी अच्छे विचारों के लिए और बुरे विचारों के लिए। और उस स्वीकृति में उसने अपने आप को इस प्रेजेंस में पाया जहाँ पे एक स्टेबिलिटी महसूस हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो सीख यहाँ पर है, वैसे मेरी तरफ से सीख नहीं है, ये सिर्फ एक धारणा है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे समझते हैं और अपने जीवन में इसको कैसे उपयोग करते हैं। तो मेरी धारणा ये है कि ज़्यादातर हम लोग को ये सिखाया जाता है कि बुरी सोच मत सोचो, ठीक है ना। हमें बोला जाता है बुरी सोच मत सोचो, बुरा काम मत करो, बुरा व्यवहार मत करो। अब ये सब सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम लाइफ की सिचुएशंस को फेस करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारी जो इम्पल्सेस हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, प्रबल होती हैं कि जैसे ही कुछ सामने आता है एकदम से गुस्सा चढ़ता है और एकदम से रिएक्शन निकलता है। अब जब हमने कभी भी अपने साथ समय नहीं बिताया होता, जब हमने कभी अपने विचारों को देखा नहीं होता, कभी खुद को समझा नहीं होता, तो हम बस इसी चक्कर में रहते हैं कि बस बाहरी व्यवहार बदल जाए और अंदर से बदलाव के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं कि मैं ना अब अगली बार कोई कुछ भी कहेगा मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँगा। पर ये करना बहुत मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता जब तक कि खुद को नहीं आपने समझा है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी विल पावर यूज़ करते हैं। हमें बताया जाता है कि विल पावर यूज़ करो, अपने आप को कंट्रोल करो, नियंत्रण में लाओ अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को। ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है, करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो विल पावर है, जो फोर्स है, वो एक बड़ा लिमिटेड सा रिसोर्स है। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि वो एक अ, बहुत ही सीमित शक्ति है। तो आप ठीक है, आपको जैसे कोई काम करना हो, वहाँ पे आप विल पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपको घर की सफाई करनी है या पढ़ाई करनी है, वहाँ पे आप थोड़ी बहुत विल पावर यूज़ कर सकते हैं, पर वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। जब भाव बीच में आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, तब वो अहंकार का हिस्सा बन जाता है। तो अहंकार जिस चीज़ का हिस्सा है वहाँ पे विल पावर काम नहीं करती, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काम करती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि केवल साक्षी बनकर देखना कि क्या हो रहा है। साक्षी भाव
एक ऐसा दृश्य है जहाँ पे कोई भी विचार या कोई भी बिहेवियर या कुछ भी जो भी सामने हो रहा हो, उसके प्रति किसी किस्म का ओपिनियन या उसको अच्छा कहना या बुरा कहना, वो सब कुछ भी नहीं होता उसमें। सिर्फ एक विजन होता है और सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस सब से छुट्टी मिल जाती है। तो उस साक्षी भाव में आप ये देखते हो कि आपका रिश्ता आपकी सोच के साथ क्या है, आपके अंदर चल क्या रहा है। और कई बार इससे हमें एक बहुत ही गहरा दर्पण मिलता है, जिससे हम अंदर तक, भीतर तक जाके गहराई में देख सकते हैं कि हमारे अवचेतन मन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या घुसा हुआ है। अब वो दिखता ऐसे ही है कि एक स्पेस क्रिएट होती है जिसमें बिहेवियर के फॉर्म में चीज़ें बाहर आती हैं। हम अवचेतन मन में तो डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हमारे बिहेवियर से हमको पता चल जाता है, व्यवहार से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो जब गुस्सा आ रहा है तो इस वजह कि हम अपने खुद को ब्लेम करें, हम कहें कि यार मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं बुरा व्यक्ति हूँ। खुद को ब्लेम करने की बजाय या किसी दूसरे को ब्लेम करने की बजाय, अरे उसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर उसने ये ना कहा होता तो मैं कभी ऐसे ना करता, ये सब इसकी वजह से हो रहा है, ये सब कोई फायदा नहीं करता, ये किसी काम का नहीं है, ये अहंकार का हिस्सा है। तो जब हम दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और शांति से बैठते हैं और सिर्फ देखते हैं कि क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तब हमको अपने आप से पहचान करने का अवसर मिलता है। हमें ये देखने का मौका मिलता है कि हम हैं क्या। हम में ये जो भाव उठते हैं, ये क्यों उठते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये मुझ में मैं क्या है, ये देखने का मौका मिलता है। और जब मैं इस मैं को जान लेता हूँ, इस मैं की सच्चाई को जान लेता हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा विचारों के साथ या तरंगों के साथ या भावों के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करता, क्योंकि मैं जान जाता हूँ कि मैं साक्षी हूँ। इंडिविजुअलिटी मेरा सत्य नहीं है, मैं वो प्रकाश हूँ जिसमें इंडिविजुअलिटी उत्पन्न होती है। मैं वो यूनिफाइंग फोर्स हूँ, वो शक्ति हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड को उजागर करता है। जब मुझे ये पता चल जाता है, अपना असली रूप पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, अपने स्वरूप को जब मैं पहचान लेता हूँ, तब अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, कौन से भाव आ रहे हैं, मैं सिर्फ साक्षी बनकर देखता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या भाव आ रहा है, उससे क्या हो रहा है। मैं अपने आप को जज नहीं करता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं अपने अतीत को लेके नहीं बैठ जाता कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। या मैं अपने भविष्य को भी नहीं लेके बैठ जाता कि अरे आगे चल के मैं ये करूँगा, तब मैं आगे इतनी साधना करूँगा कि उसके बाद कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। और जितना मैं अपने आप को दबाते जाता हूँ अपनी विल पावर यूज़ करके, उतना मैं देखता हूँ कि उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जा रही है। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब आप उनको ये कह देते हो कि तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तुम जाप करो, लेकिन उनको जाप का मतलब नहीं समझाया जाता, बस ये बोल दिया जाता है कि जाप करो। रमना महर्षि ये कहते हैं कि जब जाप अपने आप होता है, वही सच्चा आत्मज्ञान है। जब तक आप जाप कर रहे हो, जब तक तुम्हारे अंदर कोई व्यक्ति विशेष है जो जाप कर रहा है और ये सोच के जाप कर रहा है कि किसी तरह मेरे अंदर नकारात्मक सोच ना आए, किसी तरह खराब विचार मेरे मन में ना आए, तब तक सब व्यर्थ है। क्योंकि आप सिर्फ अपने विचारों को दबा रहे हो, और जो भी आप दबा रहे हो वो वापस उठ के आएगा और पूरी फोर्स के साथ आएगा। और कई बार हम अपने आप को इतना दबा देते हैं, इतना दबा देते हैं कि
एक तरह से एक ज्वालामुखी बन जाता है और वो फटने की कगार पे होता है। तो हम देखते हैं ना, जैसे जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं, उनके साथ यही होता है, क्योंकि उनको बचपन से ये सिखा दिया गया होता है कि हर चीज़ को दबा दो दबा दो। तो वो कभी भी खुद को देखते ही नहीं है। तो उनके अंदर इतना डर बैठा होता है कि उनको एक उस डर के प्रति उसको, ताकि वो महसूस ना करना पड़े डर, उनको एक बाहर की तरफ एक व्यक्तित्व बनाना पड़ता है जिसमें वो अपने आप को बहुत प्रबल, बहुत स्ट्रांग, बहुत निर्भय, उस तरह से दिखाते हैं। लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए होते हैं। तो जितने भी, अगर आप देख लीजिए, गैंगस्टर होते हैं या गुंडे बदमाश होते हैं, वो असल में बहुत डरे हुए लोग होते हैं। उनमें खुद को फेस करने की शक्ति नहीं होती, और इसीलिए वो तमाम तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट, शराब, धूम्रपान, ये वो, ताकि उनको अपनी असलियत ना फेस करनी पड़े। और कुछ हद तक हम लोग भी यही करते हैं। बस उनका थोड़ा सा, एक हम में और उनमें यही फ़र्क है कि बस उनका थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, जो उनके बिहेवियर में दिखने लग जाता है, कि जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ये कंपल्शन सी हो जाती है कि जहाँ पे भी मुझे अपने आप को मैं फ़ील करूँगा कि मैं कमज़ोर हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं दूसरों को डराऊँ, ताकि खुद को मैं ताकतवर महसूस कर सकूँ। हम भी ये करते हैं, लेकिन हम लोग छोटे स्केल पे करते हैं। तो हम लोग क्या हैं, हम छोटे गुंडे हैं। बस यही फ़र्क है, वो बड़े गुंडे हैं, हम छोटे गुंडे हैं, लेकिन गुंडे हम सब हैं। जब तक हम सोचते हैं कि हम व्यक्ति हैं, जब तक हम सोचते हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और एक लिमिटेड एंटिटी हूँ, मैं सिर्फ ये मन हूँ, ये शरीर हूँ, तब तक हम डरे रहते हैं और भागते रहते हैं, बचाते रहते हैं अपने आप को दुख से, तकलीफ से, अपने ही विचारों से हम भागते रहते हैं। हम कभी देखते ही नहीं कि कौन से विचार अंदर चल रहे हैं, हो क्या रहा है भाई, कहानी क्या चल रही है, हम यही नहीं देखते हैं। तो निसर्गदत्ता महाराज कहते हैं कि साहस आध्यात्मिक जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साहस मीन्स, साहस का मतलब करेज, करेज मतलब स्थिर होके अपने आप को देखना कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, अपने अंदर की शर्म को महसूस करना, जो भी अंदर जो जिस टाइप की तरीके की परवर्जन्स हों, सेक्सुअल परवर्जन्स हों, अगर सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं यार मैं बुरा आदमी हूँ। अरे भाई, हम सब सेक्सुअल जीव हैं, तो सेक्सुअल थॉट आना बड़ा नॉर्मल है, बड़ा नेचुरल है। उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको बल्कि दबाओगे तो दिक्कत है। फिर गुस्सा ज़्यादा आएगा, फिर क्रोध आएगा, फिर आक्रोश में आओगे। उसको समझो, ये भी नहीं कि उस पर एक्ट करना है, नहीं, उसको समझो, सिर्फ देखो। जब तक तुम ये सोचोगे कि मेरे पास बस सफ़ेद पत्थर ही जमा होने चाहिए, काले पत्थर जमा ही नहीं होने चाहिए, तब तक तुम अपनी ये जो वासनाएं हैं, इनको और बढ़ाते जाओगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे अगर किसी को एडिक्शन हो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, धूम्रपान की, शराब की, जो भी हो, सबसे बड़ा हिस्सा पता है क्या है एडिक्शन का? ये महसूस करना कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूं। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है एडिक्शन का। उस सोच को ना फेस करने के लिए ही वो उनको सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, शराब की ज़रूरत पड़ती है या धूम्रपान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस सच्चाई से वो रूबरू होना ही नहीं चाहते, वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये सोचा कि अब आप कभी भी शराब या सिगरेट या जो भी आप लेते हो, आप उसका सेवन अब नहीं करेंगे, अब आप हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे। फिर आप क्या करते हैं, अपनी विल पावर यूज़ करते हैं। ठीक है, विल पावर जो कि अहंकार का हिस्सा है, खराब चीज़ नहीं है विल पावर। विल पावर आपकी क्रिएटिव चीज़ों में काम आती है, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे भाव भी मिक्स हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अब इस प्रोसेस को ज़रा थोड़ा सा समझिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं, अब मैं ये करके छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे ये मतलब हम अपने आप को ना कोई भी गोल दे देते हैं कि मुझे अच्छा फील करना है, मेरी एक इमेज अच्छी होनी चाहिए। तो हम फिर उस भाव से आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें पूरी अपनी विल पावर लगा देते हैं।
10 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल हो गया, हम किसी चीज़ को नहीं छूते, कोई शराब सिगरेट कुछ नहीं छूते। लेकिन फिर एक कोई दिन ऐसा आता है जहाँ पे कुछ खराब होता है, कोई जीवन में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, या किसी का देहांत हो जाता है, या फिर कोई खराब आर्थिक स्थिति आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर, जो अंदर जो एक वॉल्केनो बन के बैठा था, वो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि फिर वो फटता है एक तरीके से। तो फिर फटाफट वही सब्सटेंस आप उठाते हैं, सिगरेट शराब जो भी है, और उसको एकदम से उसका आप वापस अपने आप को उसी स्थिति में पाते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फोर्स इस्तेमाल करी दबाने के लिए, और हमने सोचा कि एक बार ये हम बिहेवियर को दबाने के चक्कर में हम ये नहीं देख रहे कि उस बिहेवियर का सोर्स क्या है, वो बिहेवियर आ कहाँ से रहा है, और इसमें ये जो मैं है इसका क्या रोल है, ये क्या कर रहा है। कि जितनी बार आप दोबारा से अपने आप को पाते हैं कि आप दोबारा से सिगरेट पी रहे हैं, या दोबारा से शराब पी रहे हैं, या जो भी आप सब्सटेंस लेते हैं, आप दोबारा से उसी बिहेवियर पे आ गए, सबसे पहली चीज़ जो ये मन उठाती, जो विचार मन उठाता है, वो ये है, देखो मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वाले जो विचार थे, ये थे सोर्स पे बिहेवियर के। तो जब हम धीरे धीरे इन विचारों को देखना शुरू करते हैं एक साक्षी भाव से, जिसका मतलब कि हम अपने बिहेवियर को जज नहीं करते, ठीक है अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। कई लोगों के अंदर सेक्सुअल शेम बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी तरह के परवर्जन में इंडल्ज करते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर पॉर्न फिल्में देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो एक तरह से फैंटेसी एस्केप हो जाता है। वो जो उस समय जो तरंगे उठ रही हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनके पास स्किल नहीं होता, उनको किसी ने बताया नहीं होता कि इनसे भागना नहीं है, इनको बस देखना है, इनको समझना है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसी साइकिल में हमेशा फंसे रहते हैं। कोई भी एडिक्शन हो, कोई भी कंपल्शन हो, वो इसीलिए प्रबल बनती है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी विचार चल रहे होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ चल रही होती हैं, और वो कहानियाँ सारी इस मैं से जुड़ी होती हैं। ठीक है, मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने वो अच्छा नहीं किया। अगर आप स्थिर होके सिर्फ इन विचारों को देखें तो आप अपने मैं पर पहुंच जाएंगे। एक बार आप अपने मैं पर पहुंच गए और उस मैं के साथ स्थिर हो गए, तो आप ये देखेंगे कि वो मैं कुछ है ही नहीं। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बाद आपकी एडिक्शंस छूट जाएंगी या कुछ, पर उससे रिलेटेड जो शेम है, जो शर्म है कि मैं फेलियर हूँ, मैं काम का नहीं हूँ, ये वो सब कहानियाँ हट जाएंगी। आपकी एडिक्शन, ठीक है, वो अपने हिसाब से जब भी शरीर उस स्थिति में आएगा जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी, अपने आप छूट जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार वही विचार सोचते रहेंगे कि भाई मैं अच्छा अच्छा ही सोचूंगा और बुरा तो सोचूंगा ही नहीं, तो आप अपने विचारों को, आप उसको, अपने सिस्टम को दबाते जा रहे हैं, आप अपने मैं को उजागर नहीं कर रहे हैं। और मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खुद को देखना बहुत मुश्किल होता है। सारी दुनिया को ब्लेम करना बड़ा आसान है कि इसकी वजह से मैंने ऐसा किया, लेकिन खुद को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसीलिए निसर्गदत्ता महाराज, कोई भी गुरु आप ले लीजिए, उन्होंने यही कहा है कि इसी में जो है ये एक आपकी साधना बन जाती है, आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। देखना कि क्या हो रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस मैं को पहचानने की ज़रूरत है। फिर अच्छे विचार, बुरे विचार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहानियाँ चलती रहेंगी, आप उससे एसोसिएट ही नहीं करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं ये कहानियाँ हूँ ही नहीं, मैं ये विचार हूँ ही नहीं।
मैं वो मैं वो साक्षी हूँ जो सिर्फ देख रहा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पूर्ण स्वीकृति के साथ सिर्फ ये देखना कि क्या हो रहा है।